भील समुदाय त्रेता युग से पूर्व का इतिहास जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसके पहले का इतिहास है। मैं खुद लेक्चरार हूँ, तो मैंने कविताओं में ये पढ़ा है कि जब शिव भगवान बारात गए थे तब हिरनियाँ वनस्पतियों से तैयार होकर के बाहर गए थे। तो स्वाभाविक है कि भील का जो साम्राज्य रहा है या भील का जो अस्तित्व रहा है वो अति प्राचीन है। और स्त्रियों के बारे में मैं कहूँ तो भील स्त्रियों की दुनिया अंधेरी दुनिया कहा गया है, लेकिन कमजोर नहीं है। भील स्त्रियाँ अंधेरे में रह करके भी वो फैलाती है, वो बहुत शक्तिशाली है। हर परिस्थितियों से लड़ करके भी आगे आती है। ऐसा इतिहास में भी, जैसे कि हमारी जोधा अवंतीबाई जो भी थी, और जोधा झलकारी बाई, और जोधा हमारी कालीबाई, जिनको की राजस्थान की कालीबाई है, जिनको कि अंग्रेजों ने पढ़ाई लिखाई करने से मना करते थे, तो वो तो नहीं जाते थे, लेकिन दूसरे जाते थे तो उनके गुरुजी को गाड़ी के पीछे घसीट कर ले जा रहे थे। उस समय उन्होंने उनके गुरुजी को बचाने के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। ऐसी हमारी पूर्व गाथाएं हैं स्त्रियों की, तो शौर्यता और वीरता से भरी हुई है। के बावजूद भी चूंकि भील समुदाय में पितृसत्तात्मक, हालांकि आदिवासियों में मातृसत्तात्मक सत्ता होती है, लेकिन भील कम्युनिटी में पितृसत्तात्मक है। वहाँ आज भी महिलाएं पहले अपने पिता के अंदर रहती है, फिर पति के, फिर बेटे के अंदर रह करके और अपना जीवन यापन करती है। वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती है। पर हम ये भी नहीं कहेंगे कि भील पुरुष प्रधान स्वामित्व ने उनको पीछे किया, उनको भी बराबरी से लिया है। कभी तो हम आज माता स्वरूप में माता जगमाल को पूजते हैं, माता काली को पूजते हैं, सिंगी देवी को पूजते हैं, यानी देवी माना है इसमें। तो हम इतना नहीं कहेंगे बिल्कुल अंधेरे में है, फिर भी जमाने को लेकर हम देखेंगे तो जरूर बिल्लियां आज अंधेरे में ही जी रही है। आज वो आगे उतनी ज्यादा नहीं है, तो यदि हम अंधेरे में देखें तो केवल जैसे मैं झाबुआ जिले से आई हूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में 92% आदिवासी, अब 92% आदिवासियों में से आधी जो महिलाएं हैं, तो वो महिलाएं 50% में से केवल 10% शिक्षित, और 40% आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो अभी मैं मेरे अनुभव से बताऊं, मेरी बहू जो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन अभी तक ट्रेन में नहीं बैठी। हाँ, वो ट्रेन में नहीं बैठी है। ट्रेन उनके पेयर से 20 किलोमीटर, फिर भी वो अभी ट्रेन में नहीं बैठी है। तो आप बताइए कितनी अंधेरी दुनिया है। उसी से अनुमान लगाओ कि कितनी 50% महिलाएं अभी तक अंधेरी दुनिया में जी रही है। उसका कारण यह है कि चूंकि भील स्वाभिमान होते हैं, तो वो कब किसी के भी अंडर में रहे नहीं, जंगल में रहे, तो जंगल की आबोहवा में रच बस गए, अभावों में जीना उन्होंने सीख लिया, और वो बाहर आने में कतराते थे और अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, इसलिए वो रहते थे। तो मैडम പറയുന്നത് ഭീൽ ജനിച്ച ആദ്യം ചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ
മാഡത്തിന്റെ ഒരു വായനയില് മാഡം പഠിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ അത്രയും സമയം വരെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നിരിക്കുന്നത് ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഇരുൾ ജീവിതം, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ മാഡം ജീവിച്ച ഒരു ഇരുൾ ജീവിതം എന്നാണ്. പക്ഷേ ആ ഇരുൾ ജീവിതത്തെ അതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മാഡം പറയുന്നത് അത്രയും ഇരുൾ ജീവിതമല്ല. കുറേ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്, ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതേ പാട്രിയാർക്കി നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ, ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉള്ളത്. എന്നാൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അടിച്ചമർത്തൽ, സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ ഇല്ല. ഒന്നിച്ച് പോവുക, മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ ആ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. സ്ത്രീകളായാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെയാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. तो हम आगे अगले सवाल की ओर जाएंगे मैम। आपको क्या लगता है कि पितृसत्तात्मक समाज भी महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित किया है? मुझे लग रहा है इसका पूरा तो आपने बता दी है, और कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ दीजिए। हाँ, पितृसत्तात्मक में ये है कि बेटी अपनी मर्जी से भी कम्युनिटी की बात करेंगे तो पिता, बहुत सारे पिता तो नहीं, पर 100 में से 75 पिता बेटी का दहेज देते हैं, और दहेज लेने से बेटी का जीवन नर्क होता है। और इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो कर्ज में डूब जाते हैं ना, तो उस कर्ज को उतारने में वो मजदूर बन जाए। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो अब बाहर आए हैं, हमारे संगठन भी बने हैं, अभी इस वर्ष तो हमारे झाबुआ जिले में लड़की की शादी होती तो उसका दहेज 5 लाख रुपए लेते। तो 5 लाख में से ये मैंने चांदी पहन रखी है, इससे भी ज्यादा चांदी उनको वापस रिटर्न कर देते हैं बेटी को। फिर भी 5 लाख रुपए बहुत होते हैं, और उसका जीवन कर्ज उतारने में चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ बहुत पॉजिटिव बात कर रही हूँ। हमारे जिले में परिवर्तन शिक्षित संगठन द्वारा हुआ है, और आदिवासी सम्मेलनों के द्वारा बड़े वक्तव्य होने लगे और बड़े सम्मेलन होने लगे। सबको हमने शामिल किया और बताया कि आप खुद ही महसूस करो कि हम इतने सालों से दहेज दे रहे, तो हमने कितनी झोपड़ियों को महल बनाया हम, और उल्टे हमारी झोपड़ियों को बंद करके बाहर फैलाए। ये बातें हमने समझा के और उनको दहेज कम कर दिया। आपको बिल्कुल दहेज 1.5 लाख कर दिया है, वो केवल शादी के जो रस्में निभाने के लिए ही रखा है। और ये ज्यादा चांदी पे ज्यादा वो बड़ा खर्चा ये आप मत करो, सादा सिंपल जो कुछ भी करना है सादा सिंपल। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि 1985 में मेरी शादी हुई। उस समय मेरे पिताजी ने 1 रुपया नहीं लिया। मेरे पिताजी भगत थे, भगत भी का मतलब होता है कि वो भजन भाव करना है, और थोड़ा सा इसकी ओर चले गए थे, ईश्वर की ओर। तो उनमें समझ विकसित होगी, तो उन्होंने बोला कि बेटी का दहेज लेकर के क्या। उस समय 900 रुपए दहेज चल रहा था 1985 में, केवल 900। लेकिन जैसे जैसे चांदी का भाव बढ़ता गया और जो वस्तुएं महंगी होती गई, खान-पान महंगा होता गया, कपड़े लत्ते ज्यादा बढ़ते गए। पहले हम एक ड्रेस में 1 साल निकालते थे,
और दीपावली से दीपावली खरीदते। अब अभी कम से कम ये जो घाघरे हैं वो 5 होने लगे। तो आप बताइए कि खर्चा बढ़ा है, तो खर्चा बढ़ा है तो एक दहेज भी बढ़ा है, ये बात हो गई। तो इसको हमने कम भी किया। जी गोरिया आपके इसमें शामिल किया जाता है? यस, मैं अपनी भगोरिया की गा देती हूँ। जी गाइए गाइए। मारा आंगन में, मारा आंगन में आमली मोराई, मारा आंगन में आमली मोराई, ये तो कोयलड़ी कूके कू आमली मोराई मारा आंगन मारा आंगन आमली मोराई, मारा आंगन आमली मोराई, ये तो कोयलड़ी कूके आमली मोराई मारा आंगन भगोयु भरायु सबवा हाटुमा, भगोयु भरायु सबवा हाटुमा, सेलयो आवियो गामरनु मरमा, सेलिया आया गरिया कामठी लई, ईतो कुराटी करे होई तो बपकारी करे ओ गामरनु मरमा, मारा सबवा भगोयु भरायु, मारा सबवा भगोयु भरायु, समाधलो वागे सबवा हाटुमा, माधलो वागे सबवा हाटुमा, थाली वागे सबवा हाटुमा, ईतो नासे कूदे, ईतो नासे कूदे, ईतो किलोल करे मारा हाटुमा, ईतो खुशियो मनावे भगोरिया हाटुमा, राजा बुआ भगोयु भरायु, राजा बुआ भगोयु भरायु, ये तो कोयलड़ी कूके भगोयु भरायु सबवा हाटुमा। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इन्होंने दूसरे प्रश्न के लिए जो उत्तर दिया है उसे तो मलयालम में बोलना चाहिए मुझे। मैडम ഇത് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഭാഗത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു കല്യാണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീധനം ഉണ്ടായിരുന്നത്, മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പോഴത് ഈ തരത്തിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതുപോലെ സ്വർണ്ണമല്ല സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, വെള്ളിയാണ്, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നിറയെ ആഭരണങ്ങൾ കൂടാതെ പണമായിട്ടും ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ മംഗള മാഡത്തിന്റെ
വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് തുച്ഛമായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ അന്നത്തെ പണത്തിന്റെ മൂല്യം അനുസരിച്ച് അതൊരു വലിയ തുക തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5 ലക്ഷം വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മാഡം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ ജനജാതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധനം എന്തായാലും ഒരു വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. അതുകൂടി മാഡം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ഉന്നതി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ചെറിയ കുടിലുകൾ വീടുകളായി മക്കാനായി മാറുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലായിരിക്കണം ये समुदाय में एक महिला के रूप में आपने इन सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। किन चुनौतियों को आपने सामने किया है? आपने पहले से कहा है आपने मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, है ना? तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना किया है? यदि मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो मैं 6 महीने की थी तब मेरी माँ ये अपना लिपने की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लेने गई थी, उस मिट्टी में दब गई। हाँ जी, जो मिट्टी होती है उसमें दब गई थी। तो मुझे मेरी बुआ ले गई थी। मेरे फूफा जी थे, वो थोड़े जागरूक परिवार के थे और पहले जो मुखिया गांव का पटेल जो होता था, आजकल तो सरपंच 1-2 गांव के होते हैं, पहले 50 गांव का एक मुखिया होता। तो मेरे फूफा जी 50 गांव के पटेल थे, तो उनमें थोड़ी जागरूकता थी, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजा। तो गांव वाले सब बोलते थे पढ़ा लिखा के क्या करोगे, है ना, ये तो लड़कियां पढ़ाई है, तो ये तो दूसरों का भला करेगी, तुम्हारा क्या भला। तो मेरे माता पिता और मेरे माता तो थी नहीं, मेरी बुआ और फुआ जी बोलते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ और लड़कों को भी पढ़ाओ, है ना। तो उस जमाने में 1900 मतलब मुझे 1971 में भर्ती किया और 1971 में मैं भर्ती किया था। शिक्षा हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो थी, ग्रामीण क्षेत्र की। तो उस समय कोई बेटी को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, वो यही बोलते थे बेटी सूर्याने का मना हो, सूर्य के पढ़ाई घर से बिसाना भेज जाए, ऐसे भीली में बोलते हैं। हमारे भीली की भाषा में बोलते हैं कि बेटिया ने मुका मना हो, बेटियों पढ़ाई घर से ने क्या बिसाना भेज जाए ने अरे ते आपरा घेर रहे थे काम सीखे अने काम ऐसा। अच्छा, हिंदी में बोलिए ना। ये हिंदी में ये बोलते हैं कि लड़कियों को काम सिखाओ, लड़कियां काम सीखेगी तो पढ़ाई घर जाएगी तो काम करेगी, नहीं तो ससुराल वाले उसको ताने मारेंगे, तेरी माँ ने तेरे पिताजी ने क्या सिखाया, बस यहाँ तक ही सीखेगी। लेकिन तो मुझे भी ऐसा बोलते थे, लेकिन मैं एक साल मेरे फूफा जी के 5 बच्चे पढ़ रहे थे तो उनके साथ में चले गई। मैं एक बार भी फेल नहीं हुई, बढ़ती गई तो 10th तक आ गई। फिर 10th में मेरा रोका हो गया, मतलब मुझे रोक दिया कि बोले अब नहीं, अब लड़की 16 साल की हो गई है तो अब इसकी शादी करना जरूरी है, नहीं तो ये लेकर के भागना है नहीं, लड़का पसंद आता है तो उसके साथ चले। वो आप बता रहे थे भगोरिया में भाग जाते, नहीं भागते। वो तो एक हमारा होली का बहुत बड़ा त्योहार होता है, त्योहार हाट होता है, तो सारे लोग जो साल भर इधर उधर पलायन में रहते हैं या काम में रहते हैं, वो ये होली का बड़ा त्योहार होने के कारण सब सामूहिक रूप से उस भगोरिया हाट में नाचते गाते हैं। ऐसे ये जो खूब प्रचार कर रखा है कि भील लोग आदिवासी लोग भगोरिया हाट में आते हैं और एक दूसरे के गाल में गुलाल लगा करके और फिर उनको पसंद आ जाता तो वो भाग जाते, नहीं भागते हैं वो, ऐसा नहीं है, वो उनका हाट है बहुत बड़ा।
मतलब त्योहार ही आ गए। इसी तो मुझे मेरी बारी आई तो मेरी बहुत दुख भरी कहानी है कि मैं कैसे आगे बढ़ी। बहुत अवरोध आए, मुझे 10वीं से रोकना चाहा तो मैंने ये सीधा जवाब दिया कि लड़का भगा ले जाएगा, मैं जाऊंगी तो ही वो मुझे ले जाएगा, है ना। तो हमारे इसमें रिवाज है कि जो पसंद आ गई है तो उसको कंधे पे बिठा के 5 जने लेके चले जाओ। पसंद लड़की आ गई तो उसको कंधे पे बिठा के 5 जने ले जाओ। वो पहले थी, यानी 20 साल पहले की प्रथा है। अब ऐसा नहीं करते हैं। तो मेरे समय पे ऐसा ही था कि तुमको कोई बिठा के ले चला जाएगा, पर मैं ये बोलती थी कि मैं जब तक नहीं चल के जाऊंगी वहां तक, तब तक कौन ले जाएगा मुझे। तो फिर शादी हुई। अब शादी भी ऐसी जगह हुई कि पुरुष प्रधान सत्ता तो है। अब वो सब संयुक्त परिवार में रहते हुए मैंने सर्विस की और रात को हमारे पतिदेव सो जाते थे, तब मैं लेकर का मैं मास्टर ट्रेनर्स रही हूँ सर्जन। तो मास्टर ट्रेनर्स तो मैं आपको हकीकत बताती हूँ और दुनिया के सामने मेरी बात जाएगी। और एक बार मैंने ट्रेनिंग दे रही थी और ट्रेनिंग में मैंने बहुत अच्छा गाना गाया। तो कोई टीचर्स थे बाहर, बोले यार ये किसकी मिसेस है। तो योग से हमारा ही सर थे, तो बोले पता नहीं मैं मुझे भी ये किनकी मिसेस है। तो घर आकर के बोले कल से ट्रेनिंग देना मना है। क्यों? तो बोले कि नहीं तुमको ट्रेनिंग नहीं देना है, तुम गाना वाना गाती हो, ये करती हो, तो जाना नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरी रोजी है, शिक्षा है, और एक्टिविटी के आधार पर यदि हमें शिक्षा देना है तो मुझे तो नाचना पड़ेगा, तो भी नाचूंगी। तो आप बात न माने, सर के हाथ में रेडियो था, टीवी का जमाना नहीं था, 95 की बात हो गई। तो उस समय 94-95 में वो रेडियो था, उस रेडियो को 1 2 3 बार मारा, ये दांत तोड़ दिया, अभी तक दांत टूटा हुआ है। आप मेरे अनुभव बता रहे हो तो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से मुझे रोका। तो मैंने सोचा कि पतिदेव सो जाए, उसके बाद अपन अपना लेसन प्लान तैयार करें और टूल्स तैयार करें। तो हमारे पतिदेव सो जाते थे, उसके बाद मैं टूल्स तैयार करती थी और लेसन प्लान बनाती थी और दूसरे दिन मास्टर ट्रेनर्स का काम करती थी। उसके बाद मतलब कोई अच्छा काम करने जाओ तो कांटे की बागड़ देती थी, तो बागड़ के बाहर सोना, लेट क्यों हो गए, बागड़ के बाहर सोना। ये इस प्रकार के बहुत सारा प्रताड़ना हुई है, फिर भी लगन था और प्रतिभा थी। तो मुझे मेरे पयोधी साहब जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल के अनुसंधान अधिकारी सर थे, उन्होंने एक बार झाबुआ जिले का दौरा किया और मुझे पहचाना और कोई मुझे हाँ लक्ष्मी नारायण जी पयोधी, उन्होंने मुझे आगे लाए कि बोले कि नहीं आपको मतलब इस कार्य के लिए हकीकत आपको बताऊं कि शब्दकोश तैयार कर रहे हैं भीली भाषा का। तो प्रोफेसर जगदीश शर्मा जी, आप जब उनको जान रहे हो तो उनको भी मैसूर वाले है ना, उन्होंने हमारे साथ बैठ करके और शब्दकोश तैयार किए और हमने भीली व्याकरण बनाए। तो उस समय उन्होंने मुझे बाहर निकाला, बोले कि आप बहुत मतलब आप अपने आप को नहीं पहचानते, आपके पास क्या है, हमको सब दे दो आप। तो मैंने फिर 2006 से सतत में बाहर आई और हर TRI का मैं जो वर्कशॉप में गए वहाँ मैं गई हूँ, मैंने सब काम किए हैं, जिले में भी सब काम किए हैं। बस आता जाता है, कभी जो भी प्रताड़ना मिले उसको सहते हुए आगे बढ़े। मैं हार नहीं मानी, मैंने कहा कि ये फिर मेरे पिताजी ने भी बोला था कि देखो बेटा, हरामी एक दिन हारता है और जो मतलब जो प्रबल होता है वो प्रबल होता है, वो आगे बढ़ता है। तो तुम कभी मत हारना, आगे ही बढ़ती रहना। इस तरह से हमारे पापा ने हमको बोला था, तो मैं आगे बढ़ी और आज मैं देश
नेशनल स्तर तक के प्रोग्राम में तो विदेश तो नहीं गई, झूठ क्यों बोलना, पर मैं नेशनल में अपना जरूर जाएंगे। भेल समुदाय के लिए समर्पित हूँ। जी सर। അവരെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റി വരെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു പ്രായം വരെ പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കേരളത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാണാം. പെൺകുട്ടികൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും മറ്റൊരു അടുക്കളയിൽ പോകാനുള്ളതാണ്, ഇനി മറ്റൊരാണിൻ്റെ അധീനതയിൽ എത്താനുള്ളതാണ്, കല്യാണം കഴിച്ച് പോകാനുള്ളതാണ്, മറ്റൊരു വീടിനെ നയിക്കാനുള്ളതാണ്, അതിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവരെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ അവർ പഠിക്കുകയും 10ാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടഞ്ഞു വെക്കൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും സ്വന്തം ആത്മബലത്താലാണ് അവർ പഠനം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനിടയിൽ B.Ed ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവർ സ്വന്തം അനുഭവം പറഞ്ഞത്, വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത്. അവിടെ ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, B.Ed ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, അത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അത്തരത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുകയും അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ഇത് ആരുടെ ഭാര്യയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുകയും, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വം ഇല്ല, അവൾ ആരുടെയോ ഭാര്യയാണ്, അവൾ ആരുടെയോ മകളാണ്, അവൾ ആരുടെയോ അനിയത്തിയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ തരത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയും ഇത് ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയും ഈ ഒരു വാർത്ത അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു പ്രതികരണം, അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു പ്രോത്സാഹനമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്, നീ നാളെ മുതൽ പഠിക്കാൻ പോവണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭർത്താവ്. അപ്പൊ അതിന് എതിരെ അല്ല, എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്, വീട്ടിൽ അപ്പോൾ TV ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1995, 94, 95 നടന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ആണ്. അത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിൽ തടയുകയും അതുകൊണ്ട് 3 തവണ മുഖത്ത് അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് തെളിവായിട്ട് അവരിപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ പല്ലാണ്. ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ നിറം മാറി ഭംഗിയായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇവര് ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. तो ये मेरा प्रश्न ही था, आपने घरेलू हिंसा या शोषण के किसी भी रूप को देखा या अनुभव किया है? तो आपका अनुभव आपने अभी तो बताया है। और पारंपरिक प्रथाएं और रीति रिवाज भील महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, यही हम जानना चाहेंगे। भील परंपराएं, प्रथाएं और रीति रिवाज। जी जी जी, अभी जो आपकी जो संस्कृति है ना, आपके समुदाय की जो संस्कृति है, इससे जुड़कर रहने से क्या महिलाएं कुछ पीछे हाँ या पीछे जा रही है या आगे बढ़ रही है? देखो, रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं, ये आदिवासी समाज की अच्छी प्रथाएं भी हैं, अच्छे रीति रिवाज भी हैं, अच्छी परंपराएं हैं। इनको हमको आगे तक ले जाना है। उसका कारण ये है कि यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको अनुभव बता रही हूँ कि हमारे जमाने में सब ऐसा बोला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप लोग बहुत पिछड़े हुए हो, आप लोगों का बहुत मतलब सुधरते नहीं हो, सुधरो, देश के साथ चलो। तो 20 से 30 साल बहुत आदिवासियों ने संघर्ष करके आगे बढ़े और आगे बढ़ करके और कदम से कदम मिलाने की कोशिश की है। तो वो देखा जमाने के साथ में चल रहे हैं, तो वो जंगली और जाति से अलग हटे ही नहीं। वो बोले कि तुम लोग जंगली हो, जातिवाद करने लगे हैं ज्यादा और केवल अपने स्वार्थ पूर्ति
किसी से यदि शादी हो गई तो केवल एक व्यक्ति को वो स्वीकार करते हैं, बाकी समाज से वो हिंसा और घृणा है ना, इन दृष्टि से देखो। तो हमको समझ में आया, पढ़े लिखे को जो बड़े बड़े अधिकारी बन रहे थे उनको भुक्त भोगी हैं वो तो वो वापिस रिटर्न हो कि अरे हम इनके कदम से कदम मिलने के लिए आगे आए थे और हमको तो ये स्वार्थ पूर्ति यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मतलब इनके साथ जुड़ने के कारण हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार तो हो नहीं रहा है ना। केवल वोटिंग के समय और कोई माजमा खड़ा करना हो तब भीड़ इकट्ठी करने के लिए, और ऐसे हम आदिवासियों का प्रयोग करते हैं है ना। जो मतलब शहर कस्बे सिटी ये सब अंदर थे और जो बागड़ थी वो आदिवासी लोग थे। तो जितने भी बाहर से आक्रमण हुए तो किसने झेले? आदिवासियों ने पहले झेले, फिर भी उनको दूर करते गए, वो सुरक्षित रहते थे, वो कवच बने, फिर भी उनकी महत्ता को नहीं पहचाना। तो उस महत्ता को नहीं पहचानने के कारण और साथ में नहीं लेने के कारण अभी तो और हालत बिगड़ गई है। अभी तो सुधरने ही नहीं देना चाहते, आरक्षण खत्म कर रहे। अरे जो पुराने जहां से जैसे कि आज भी राबड़ी खा करके बच्चा पढ़ने के लिए आता है और वो किस हालत में सोता उठता बैठता, आज बिल्कुल वीआईपी कक्ष में बैठे हुए के साथ में उसका वो किया जा रहा है, उसको परिष्कृत किया जा रहा है, तो कहाँ से हो पाएगा? तो ये भी कारण है कि अस्तित्व हमारा अस्तित्व खो न जाए, इसलिए हम हमारी अच्छी अच्छी परंपराएं रीति रिवाज को बना के रखेंगे और हमको लेकर के चलेंगे। मतलब हम ऐसी योजनाएं बनेगी तो जरूर हम लोग अच्छी योजनाओं के साथ में चलेंगे और चलना भी चाहिए। उसी से विकास है और वही परिवर्तन भी विकास का एक सशक्त माध्यम है। तो शिक्षा के लिए हम आगे आ रहे हैं और शिक्षित जो हो गए हैं वो संगठित होकर के और पिछड़े और अशिक्षित लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। മേഡം പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് ഒരു സമുദായത്തിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നടത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് മേഡത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എടുക്കാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊതു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആദിവാസി സമുദായത്തിനെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവരനുഭവം പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അത് വോട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഈ പൊതുസമൂഹം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അവർ ഉപയോഗിച്ചൊരു അതിനൊരു ടേം പറഞ്ഞത് റോട്ടി വ്യവഹാർ ബേട്ടി വ്യവഹാർ എന്നാണ്. ഈ റോട്ടി വ്യവഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സമുദായമായി അംഗീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പക്ഷെ ആ കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു സമുദായത്തിനെ, ഒരു ജനജാതിയെ അവർ മാറ്റി നിർത്തുന്നു, ആ ഒരു സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം ചേർന്നൊരു സമൂഹമായി മാറുന്നില്ല. അവർ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്. പൊതുസമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ആദിവാസികളെ എപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്തുന്നു. അടുത്തതായി പറഞ്ഞത് ബേട്ടി വ്യവഹാരമാണ്. അത് വിവാഹബന്ധത്തെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വിവാഹം ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനജാതിയിൽ നിന്ന്, ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇനി തയ്യാറായാലും, അവരോട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഇനി തയ്യാറായാലും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ പേഴ്സൺ, ആ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ് സ്വന്തം ജാതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ്. ആ ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു വിവാഹ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികളെ മാത്രം യോജിപ്പിക്കുന്നതല്ല, രണ്ട് കുടുംബത്തെ, രണ്ട് സമുദായത്തെ, മൊത്തം സമൂഹത്തെ
പക്ഷേ അത് ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ട് മാത്രം മാറുകയും സമുദായങ്ങൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെ ജാതികൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ റോട്ടി വ്യവഹാർ ബേട്ടി വ്യവഹാർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ഈ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ആദിവാസി ജനജാതിയിൽപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റു തരത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളെ അടക്കം പെൺകുട്ടികളെ അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സമുദായത്തിനകത്ത്. हमारा समय तो हो रहा है, एक प्रश्न के साथ मैं समाप्त करूंगी। अपने और अपनी बेटियों और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आशा और आकांक्षाएं आपके मन में है, खासकर लड़कियों से महिलाओं से जुड़कर? अगर ये क्या क्या आने वाले समय में आने वाले समय हाँ, अब अपने अपने अनुभव के जरिए आपने जो कुछ देखा आकांक्षाएं क्या है? हाँ, आकांक्षाएं क्या है? आकांक्षाएं की बात की जाए तो आने वाले समय के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आज जो बेटी को बेचा जा रहा है या उस बेचने के बराबर हो जाता है मैडम, तो वो जो दहेज प्रथा है वो उसके सुधार में हम लगे हुए हैं और हम इस बेटी का जीवन नरक बनने की बजाय हम उसका जीवन बिल्कुल आधुनिक जो अभी चल रहा है कदम से कदम मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मिलकर के काम करना पड़ेगा और बेटी को भी ये समझ में आना चाहिए कि जीवन का महत्व क्या है और जीवन में जीवन क्या है। अभी बेटी भी की बेटी जीवन क्या है कुछ नहीं समझता। जब तक वो पिता के पास में रहती है तो उसको और भी थोड़ी छूट में रहती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसका जीवन ही मतलब नर्क की तरह ही होता है, मैंने तो देखा है। और अपवाद स्वरूप 8 से 10 लड़कियां 100 में से यदि सुखी है तो उसको सुख नहीं बोल सकते। हमको 90% में सुधार लाना है और हम लोगों का ही जो 3 वर्ग में बढ़ गए हैं, एक उच्च शिक्षित, एक मध्यम शिक्षित और एक जो वर्ग हमारा पीछे छूट गया है। तो जो उच्च शिक्षित जो अधिकारी बन गए थे हमारे ट्राइब्स, तो उनको अब समझ में आया तो वो हमसे जोड़ रहे हैं मध्यम शिक्षित से, और हम मध्यम और उच्च शिक्षित यानी अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग और जो पढ़े लिखे नव युवा वो सब मिल करके और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछड़ गए हैं और जो पिछड़ेपन के कारण मतलब ना असमझ के कारण, मतलब ये हमारी परंपरा है, ये तो हमारा रीति रिवाज है, ऐसा करना है, तो उसमें जो कुप्रथाएं कुरीति रिवाज ये चीजें हैं इसको हम समझा रहे हैं और वो चीज 8 से 10 साल में बाहर हुई है और समझने लगे हैं और बच्चियां भी। वैसे देखा जाए तो आज की स्थिति में बेटियों की और महिलाओं की एक खोखले पेट की तरह स्थिति है, बाहर से सजी सब्जी है लेकिन अंदर से तो वो खोखली है, भाव मर गए। उसका कारण ये है कि बाहरी जो दुर्व्यवहार है, और दुर्व्यवहार क्यों होते हैं? दुर्व्यवहार इसीलिए होते हैं कि वो यदि वो ज्यादा पढ़े लिखे के बीच में जाएगी तो वो पहले से ऐसी जाएगी जिस पोजीशन में रहती है परिवेश में, वो उस परिवेश के अनुसार जाएगी तो लोग बाग उसको ऐसे देखेंगे।
तो वो उस भाव को, अपने भावों को व्यक्त करने में संकोच करते हैं। तो मेरा एक टीचर्स और एक काउंसलर होने के नाते मैं सबसे पहले मैंने देखा हमें कमजोरी है तो संकोच है। दुख सहन करने में हम लोग बहुत सारा दुख सहन कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो मैं जहाँ भी खड़ी रहती हूँ, जो भी मैं 11वीं से 12वीं की लड़कियों को पढ़ाती हूँ, तो एक्टिविटी की पार्ट लेसन प्लान ही ऐसे बनाती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मंच पर आकर के वो लोग बोले। तो ये बोलना सीख जाएगा तो वो अंदर से अपने भाव बताएंगे तो सामने वाले के भाव जाकर होंगे। तो जब भाव से भाव मिलेंगे तो ही दुनिया अच्छी होगी। रोमांच क्या होता है इस चीज को तो बिल्कुल क्या जानती, बस नाच गा लेना ये केवल रोमांच नहीं है, ये केवल जीवन नहीं है। जीवन का आनंद और भी क्या है। इसके लिए हमारे जो सरकारी जैसे TRI जैसे इन लोगों को भी ग्रामीण क्षेत्र में आकर के बड़े बड़े प्रोग्राम करवाना चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए और आगे लाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। ये मेरा बेटियों के लिए है। हालांकि बेटियां आ रही हैं, संघर्ष चुनौतियों से संघर्ष करके और आगे बढ़ रही है, लेकिन एक खुद समाज वो में खुशहाली आ जाए वो बात अलग है, और एक दूसरे थोड़े दिन के लिए आते हैं वो कुछ कर जाते हैं। तुमको खुश रहना है तो रहे, तो कैसे रहे? अंदर से तो पूरा पेड़ खोखला ही है, ऊपर से सड़ने संवरने से क्या सेंस है ये चीज। तो बेटियों के लिए हमको काम करना है भी। बेटियां दुखी हैं जी, इसके लिए मैं एक दुख भरा गाना गाती हूँ जी सर। इसका हिंदी है, बहुत घने बबूल हैं और बहुत घने कुबबूल हैं। बबूल और कुबबूल, बबूल में सफेद सीधे सीधे कांटे होते हैं और कुबबूल बंजर भूमि में होते हैं। तो घने बबूल और घने कुबबूल वाली जमीन वाले घर में मुझे आपने ब्याह दी है, शादी कर दी है, और ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए घाघरा नहीं है, और खाने के लिए बर्तन नहीं है, और खुद ऐसे करते ना मुर्गी को, और तो मुर्गी तक नहीं है, और थीर करते हैं ना बकरी को, तो थीर करने के लिए बकरी नहीं है। ऐसे घर में मुझे ब्याह दी है, तो मैं साल भर पलायन पे रहती हूँ और मजदूरी करती हूँ। मेरी माँ और मेरे पिता आप पैसे के लोभी हो, ऐसी बच्ची अभी अपने भाव अभिव्यक्ति करती है, अपने भाव व्यक्त करती है गीत के माध्यम से। हालांकि ये गीत बहुत पुराना है, जब मैं ही छोटी थी, मैं अभी मतलब 50 साल पुराना भी गीत होगा, तो उसके पहले की पीढ़ी भी यही गीत गाती होगी। तो बहुत समय से बेटियां दुख भरे गीत गाती है क्योंकि वो दुखी है। तो अभी
बेटियों को आगे और करने के लिए हम लोगों का ही प्रयास जरूरी है। जी। अब अभी